गुफा के बाहर बर्फीला तूफान तेज होता जा रहा था। आर्यन ने टूटे हुए लॉकेट को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। उस पर सिर्फ एक शब्द साफ दिखाई दे रहा था, वीर। आरव ने धीरे से कहा, अगर यह नाम है तो बाकी हिस्सा कहाँ गया? अर्जुन कुछ पल तक लॉकेट को देखते रहे, फिर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन ने पूछा, चाचा जी, क्या आप इस लॉकेट को पहचानते हैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली। हाँ, इसे मैंने लगभग 25 साल पहले देखा था। सबकी नज़रें उनकी ओर टिक गईं। अर्जुन ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, तुम्हारे पिता के दो सबसे करीबी दोस्त थे, एक थे राजवीर सिंह और दूसरे। वह कुछ क्षण रुक गए। उद्धरण चिन्ह ... वीरेन मल्होत्रा। आर्यन और आरव एक साथ चौंक उठे। वीरेन? अर्जुन ने सिर हिलाया। वीरेन बहुत ईमानदार और बहादुर इंसान था, लेकिन एक गलतफहमी ने तीनों दोस्तों को अलग कर दिया। उसी समय इंस्पेक्टर शर्मा को गुफा के एक कोने में पुरानी फाइल मिली। फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट ईगल। उन्होंने फाइल खोली। पहले पन्ने पर 3 लोगों की तस्वीर थी, आर्यन के पिता राजवीर सिंह और वीरेन मल्होत्रा, लेकिन वीरेन के चेहरे पर लाल रंग से बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था। नीचे लिखा था, देशद्रोही। आर्यन ने गुस्से में कहा, यह झूठ है। अर्जुन बोले, मुझे भी कभी विश्वास नहीं हुआ कि वीरेन गद्दार हो सकता है। तभी गुफा की दीवार पर लगा पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश दिखाई दिया, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात ठीक 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना, वहां तुम्हें वीरेन की आखिरी डायरी मिलेगी। स्क्रीन बंद हो गई। उधर एक अंधेरे कमरे में वही रहस्यमयी व्यक्ति बैठा था। उसने अपना मास्क थोड़ा सा हटाया। इस बार उसकी ठुड्डी और होंठ दिखाई दिए, लेकिन पूरा चेहरा नहीं। वह मुस्कुराया, आर्यन, तुम सच के बहुत करीब आ चुके हो। बस एक और कदम और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। उद्धरण चिन्ह ... या तुम्हारे पिता का अधूरा वादा। उसने फिर से मास्क पहन लिया। कमरे की लाइट बंद हो गई। रात होने लगी। आर्यन ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 11:30 बजे। पुराने रेलवे स्टेशन का रहस्य उनका इंतजार कर रहा था, और शायद ब्लैक ईगल से पहली सीधी मुलाकात भी। रात के ठीक 12 बजे पुराना रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। टूटी हुई पटरियों पर हवा की सीटी गूंज रही थी। आर्यन, आरव, काजल, अर्जुन और इंस्पेक्टर शर्मा टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे। आर्यन ने धीरे से कहा, संदेश में यही जगह लिखी थी। अचानक ठक 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 पटरियों के नीचे से किसी धातु के टकराने की आवाज आई। आरव ने झुककर देखा, वहां एक पुरानी लोहे की प्लेट लगी थी। सभी ने मिलकर उसे हटाया। नीचे जाने वाली संकरी सीढ़ियां दिखाई दीं। सीढ़ियां उतरते ही एक छोटा सा भूमिगत कमरा मिला। कमरे में धूल से ढकी एक लकड़ी की मेज थी। उस पर एक चमड़े की पुरानी डायरी रखी थी। उसके ऊपर लिखा था, वीरेन मल्होत्रा, निजी डायरी। आर्यन ने सावधानी से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं सच बोलने से पहले ही गायब कर दिया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने अगला पन्ना पढ़ा। मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने ब्लैक स्कॉर्पियन का साथ नहीं दिया। मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। काजल की आंखें फैल गईं। तो वीरेन निर्दोष था। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था। उसके नीचे लिखा था, तारांकन तारांकन, अगर मैं जिंदा न रहूं तो इस पते पर जाना। तारांकन, वहां तुम्हें वह इंसान मिलेगा जो पूरी सच्चाई जानता है। नीचे पता लिखा था, पुराना लाइट हाउस, समुद्र किनारा। तभी कमरे की लाइटें अपने आप बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, ताली ताली ताली। रोशनी वापस आई। दरवाजे पर वही रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। इस बार उसने अपना मास्क उतार दिया, लेकिन उसका चेहरा आधी रोशनी और आधे अंधेरे में था। वह मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा आर्यन, तुमने वीरेन का सच जान लिया। आर्यन ने गुस्से में पूछा, क्या तुम ही ब्लैक ईगल हो? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैं उसका बेटा हूँ। कमरे में जैसे समय थम गया। आर्यन, आरव और काजल स्तब्ध रह गए। वह आगे बोला, मेरा नाम है आदित्य मल्होत्रा और मैं अपने पिता वीरेन पर लगे झूठे गद्दारी के आरोप को मिटाने आया हूँ। आर्यन उसकी आंखों में देखता रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद ये लड़ाई दुश्मनी की नहीं, गलतफहमियों की थी। भूमिगत कमरे में गहरा सन्नाटा था। आदित्य मल्होत्रा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और आर्यन के हाथ में रख दी। तस्वीर में वीरेन मल्होत्रा, आर्यन के पिता और राजवीर सिंह एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। आदित्य की आंखें नम हो गईं। ये तीनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, भाई जैसे थे। आर्यन ने पूछा, फिर सब बिखरा कैसे? आदित्य ने गहरी सांस ली, क्योंकि किसी ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। आदित्य ने डायरी का आखिरी गुप्त पन्ना खोला। उसमें एक पेन ड्राइव छिपी हुई थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर 20 साल पुराना वीडियो चलने लगा।
वीडियो में एक नकाबपोश आदमी वीरेन से कह रहा था, अगर तुमने हमारे खिलाफ सबूत पुलिस को दिए तो तुम्हारे दोस्तों का परिवार कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। वीरेन ने जवाब दिया, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी वीडियो में गोली चलने की आवाज़ आई। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने कहा, मेरे पिता उसी रात लापता हो गए। सबको लगा कि वे गद्दार थे, लेकिन सच ये था कि वे आखिरी सांस तक ब्लैक स्कॉर्पियन के खिलाफ लड़ रहे थे। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पिता हीरो थे। तभी लैपटॉप अपने आप फिर चालू हो गया। स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। अचानक स्क्रीन पर एक काले बाज का निशान दिखाई दिया। फिर एक बदली हुई आवाज़ गूंजी, आदित्य, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। अब आगे का खेल मैं खेलूंगा। स्क्रीन काली हो गई। आदित्य का चेहरा उतर गया। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, अब मुझे यकीन हो गया। जिसे मैं वर्षों से ब्लैक ईगल समझता था, वह भी सिर्फ एक मोहरा था। आरव चौंक गया, मतलब असली ब्लैक ईगल कोई और है? आदित्य ने सिर हिलाया, हाँ, और वह हम सब पर नजर रखे हुए है। उसी समय एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति दूरबीन से रेलवे स्टेशन की ओर देख रहा था। उसने अपने हाथ में सुनहरे रंग का बाज वाला सिक्का घुमाया। वह मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है, मैं खुद मैदान में उतरूं। हवा के तेज झोंके के साथ उसका काला कोट लहराया, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा रहा। अगली शाम आर्यन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर असली ब्लैक ईगल से मिलना चाहते हो तो आज रात 9 बजे पुराने हवाई अड्डे पर आओ। इस बार किसी चाल की जरूरत नहीं होगी। आर्यन ने संदेश पढ़कर आरव, काजल, आदित्य और इंस्पेक्टर शर्मा को दिखाया। आरव बोला, ये जाल भी हो सकता है। आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा, हो सकता है, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। रात 9 बजे पुराना हवाई अड्डा बिल्कुल सुनसान था। टूटा हुआ रनवे, जंग लगे विमान और तेज हवा। अचानक दूर हैंगर का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। घर्र अंदर से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसने काला सूट पहन रखा था। चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, सिर्फ गहरी शांति। वह मुस्कुराया, स्वागत है आर्यन। आर्यन ने पूछा, क्या तुम ही असली ब्लैक ईगल हो? उस व्यक्ति ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। आदित्य गुस्से से आगे बढ़ा, मेरे पिता की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया, नहीं, तुम्हारे पिता मेरी वजह से नहीं मरे, मैं उन्हें बचा नहीं सका, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आदित्य कुछ पल के लिए चुप हो गया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम विराज है। 20 साल पहले मैं एक गुप्त सरकारी मिशन पर काम करता था। ब्लैक स्कॉर्पियन को खत्म करने के लिए मैंने ब्लैक ईगल नाम से एक गुप्त नेटवर्क बनाया था। आर्यन हैरान रह गया, मतलब ब्लैक ईगल कोई अपराधी संगठन नहीं था? विराज ने कहा, शुरुआत में नहीं, लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने मेरे नाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम, हवाई अड्डे का एक हिस्सा उड़ गया। चारों तरफ धुआं फैल गया। धुएं के बीच एक नकाबपोश आदमी हंसने लगा। उसकी आवाज गूंजी, विराज, तुम्हारा सच बताने का समय खत्म हो गया। उसने कई धुएं के बम फेंक दिए। पूरा हैंगर धुएं से भर गया। जब धुआं छटा, विराज गायब था। सिर्फ जमीन पर उसका पुराना पहचान पत्र पड़ा था। आर्यन ने उसे उठाया। उसके पीछे लिखा था, सच अभी पूरा नहीं हुआ। दूर वही नकाबपोश आदमी हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ चुका था। उसने जाते जाते कहा, अब असली खेल शुरू होगा। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। उसे समझ आ गया, जिसे वह आखिरी लड़ाई समझ रहा था, वह तो सिर्फ शुरुआत थी। पुराने हवाई अड्डे पर धुआं अभी भी फैला हुआ था। आर्यन ने जमीन पर पड़ा विराज का पहचान पत्र उठाया। काजल ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि विराज जिंदा है? आर्यन ने गहरी सांस ली, मुझे पूरा विश्वास है। अगर वह सच बताना चाहता था तो वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूरे हैंगर की तलाशी शुरू करवाई। कुछ देर बाद एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया। सर, यहाँ एक गुप्त रास्ता मिला है। सभी लोग उस सुरंग में उतर गए। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कंट्रोल रूम था। वहाँ कई कंप्यूटर स्क्रीन लगी थीं। एक स्क्रीन अभी भी चालू थी। आर्यन ने उसे ऑन किया। स्क्रीन पर वही नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा स्पष्ट थी। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरी बनाई भूल भुलैया के आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके हो। उसने हल्की हंसी हंसी। ब्लैक स्कॉर्पियन, ब्लैक ईगल, ये दोनों सिर्फ मोहरे थे। असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे से खेला गया। आदित्य गुस्से से बोला, अपना चेहरा दिखाओ। नकाबपोश आदमी ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखाई देने वाला था, वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश बचा, अगर मेरा नाम जानना है तो किंग्स टावर आओ।
नीचे एक तारीख और समय लिखा था, कल शाम 7 बजे। आरव ने मुट्ठी भींच ली। हर बार वह हमें एक कदम पीछे छोड़ देता है, काजल ने शांत स्वर में कहा, लेकिन हर बार हम उसके और करीब भी पहुंच रहे हैं। आर्यन ने स्क्रीन बंद की। कल ये खेल हमेशा के लिए खत्म होगा। उसी समय शहर के बीचों बीच खड़ी किंग्स टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर वही रहस्यमयी व्यक्ति खिड़की के सामने खड़ा था। उसने शहर की ओर देखते हुए कहा, आर्यन, तुमने हर परीक्षा पार की, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। उसने अपनी मेज पर रखी एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर उठाई। तस्वीर में आर्यन के माता पिता वीरेन, विराज और एक पांचवां व्यक्ति भी खड़ा था। उस पांचवें व्यक्ति के चेहरे पर काले रंग की स्याही पोती हुई थी। रहस्यमयी व्यक्ति धीरे से बोला, आखिरकार 20 साल पुराना हिसाब पूरा होगा। कैमरा तस्वीर पर रुक जाता है और कहानी एक नए सबसे बड़े रहस्य के साथ आगे बढ़ती है। अगले दिन शाम के ठीक 7 बजे आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। शहर की सबसे ऊंची इमारत किंग्स टावर रोशनी से जगमगा रही थी। आर्यन, आरव, काजल, आदित्य और इंस्पेक्टर शर्मा इमारत के मुख्य द्वार पर पहुंचे। अंदर अजीब सी खामोशी थी। लिफ्ट अपने आप खुली। उसमें सिर्फ एक संदेश लिखा था, ऊपर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। सब लोग 100वीं मंजिल पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला। सामने एक विशाल कमरा था। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, नक्शे और कई स्क्रीन लगी थीं। बीच में एक कुर्सी थी, जिसकी तरफ पीठ किए एक आदमी खड़ा था। उसने धीरे धीरे कुर्सी घुमाई। इस बार उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। वह लगभग 65 साल का शांत लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है, आर्यन। आर्यन ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम है करण देव। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण देव ने मेज पर रखी वही पुरानी तस्वीर उठाई। 20 साल पहले हम 5 दोस्त थे, तुम्हारे पिता वीरेन, विराज, राजवीर और मैं। आदित्य गुस्से से बोला, अगर तुम दोस्त थे तो सब कुछ बर्बाद क्यों किया? करण देव की आंखें भर आईं। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने एक पुरानी फाइल आर्यन को दी। फाइल में लिखा था, ऑपरेशन फीनिक्स। करण बोला, हमने देश के लिए एक गुप्त मिशन शुरू किया था, लेकिन उस मिशन की जानकारी ब्लैक स्कॉर्पियन तक पहुंच गई। हम 5 में से किसी एक ने विश्वासघात किया। आर्यन ने तुरंत पूछा, कौन? करण ने धीरे से सिर झुका लिया। यही सच मैं आज बताने वाला था। उसी क्षण धड़ाम, किंग्स टावर की खिड़की का कांच टूट गया। एक स्नाइपर की गोली सीधे करण की ओर आई। आर्यन ने झटके से उसे नीचे गिरा दिया। गोली दीवार में जा लगी। पूरा कमरा अफरा तफरी में बदल गया। स्नाइपर भागने लगा। आरव और आदित्य उसके पीछे दौड़े। छत पर पहुंचते ही उन्होंने उसे घेर लिया। स्नाइपर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे से नकाब हटाया गया। सभी हैरान रह गए। वह विराज का पुराना सुरक्षा अधिकारी राघव था। राघव हंसने लगा, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। आर्यन ने पूछा, किसने भेजा तुम्हें? राघव ने जवाब दिया, जिसने 20 साल पहले सबको धोखा दिया था, वह आज भी जिंदा है। इतना कहकर उसने अपनी जैकेट में छिपी एक छोटी कैप्सूल निकाल ली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, इंस्पेक्टर शर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कैप्सूल दूर फेंक दी। राघव गिरफ्तार हो गया। करण देव ने राहत की सांस ली। उन्होंने आर्यन की ओर देखा। अब मैं तुम्हें उस असली गद्दार का नाम बताऊंगा। कमरे में सबकी सांसें थम गईं। किंग्स टावर की 100वीं मंजिल पर बाहर तेज बारिश हो रही थी। अंदर सभी की नज़रें करण देव पर टिकी थीं। करण ने कांपते हाथों से ऑपरेशन फीनिक्स की फाइल खोली। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, 20 साल पहले हम 5 में से कोई भी गद्दार नहीं था। आर्यन हैरानी से बोला, क्या मतलब? करण ने कहा, हमें एक दूसरे पर शक करवाया गया था। उन्होंने फाइल से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था, अगर यह चिट्ठी कभी मिले तो समझ लेना कि असली गद्दार हमारा दोस्त नहीं, हमारा सबसे भरोसेमंद साथी था। सब चौंक गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा, कौन? करण ने धीरे धीरे जवाब दिया, ऑपरेशन फीनिक्स का कोऑर्डिनेटर सूरज मेहरा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आर्यन ने कभी यह नाम नहीं सुना था। करण ने आगे बताया, सूरज मेहरा बाहर से देशभक्त दिखता था, लेकिन वह वर्षों से ब्लैक स्कॉर्पियन के लिए काम कर रहा था। उसी ने हमारी सारी गुप्त जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाई, और उसी ने वीरेन को गद्दार साबित करने के नकली सबूत तैयार किए। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे पिता निर्दोष थे? करण ने सिर झुका दिया। हाँ, और इस गलती का बोझ मैं 20 साल से ढो रहा हूं। तभी कमरे का एक बड़ा स्क्रीन अपने आप चालू हो गया। उस पर एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, सफ़ेद बाल, सूट और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने कहा, करण, तुमने आखिर सच बता ही दिया। करण का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सूरज, आर्यन और बाकी सभी स्क्रीन की ओर देखने लगे। सूरज मेहरा मुस्कुराया, हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ, और तुम सब अभी भी मेरे खेल का हिस्सा हो। आर्यन ने गुस्से में कहा,
तुमने इतने परिवार बर्बाद कर दिए। सूरज शांत स्वर में बोला। नहीं आर्यन, मैंने सिर्फ एक चाल चली थी, बाकी काम तुम लोगों ने खुद किया, एक दूसरे पर शक करके। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर सूरज बोला, अगर मुझे रोकना है तो कल सुबह 10 बजे स्काई ब्रिज पर आ जाना, वहीं आखिरी हिसाब होगा। स्क्रीन बंद हो गया। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची। इस बार न कोई गलतफहमी होगी और न कोई बचेगा। आदित्य ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। आरव ने भी अपना हाथ उस पर रखा। फिर काजल, इंस्पेक्टर शर्मा और करण देव ने भी अपने हाथ साथ रख दिए। अब वे अलग अलग लोग नहीं थे, वे एक टीम थे और उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, सूरज मेहरा। अगली सुबह घड़ी में 10 बजे थे। शहर के बाहर बना विशाल स्काई ब्रिज बादलों के बीच खड़ा था। आर्यन, आरव, काजल, आदित्य, करण देव और इंस्पेक्टर शर्मा पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे। हवा तेज चल रही थी। पूरा पुल सुनसान था। अचानक पुल के बीचों बीच लगे बड़े एलईडी स्क्रीन जल उठे। स्क्रीन पर सूरज मेहरा दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था तुम लोग जरूर आओगे, आर्यन ने गुस्से में कहा। सामने आओ, सूरज हंसा। इतनी जल्दी भी क्या है। तभी पुल के दूसरे छोर से एक काली कार धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। कार रुकी, दरवाजा खुला, सूरज मेहरा खुद बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। सूरज ने चारों ओर देखा और बोला, 20 साल पहले तुम लोगों के परिवार टूट गए थे, आज मैं चाहता हूं कि यह कहानी यहीं खत्म हो। आदित्य गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद करने की सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन सूरज ने हाथ उठाकर कहा, पहले एक सच और सुन लो। उसने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। ये लॉकेट तुम्हारे पिता वीरेन का है। मरने से पहले उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी। आर्यन ने पूछा, क्या? सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने कहा था अगर कभी सच सामने आए तो मेरे बेटे आदित्य से कहना कि मुझे उस पर हमेशा गर्व था। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। तभी धाया दूर एक इमारत से गोली चली। गोली सूरज की बाह में लगी। सब चौंक गए। आर्यन तुरंत उसकी ओर दौड़ा। सूरज ने दर्द में कहा, मैंने गोली नहीं चलवाई, कोई तीसरा आदमी अभी भी हमें खत्म करना चाहता है। इंस्पेक्टर शर्मा ने स्नाइपर की दिशा में पुलिस भेजी, लेकिन तब तक वह भाग चुका था। सूरज जमीन पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से एक पेन ड्राइव आर्यन को दी। इसमें ऑपरेशन फीनिक्स की पूरी सच्चाई है और उन सभी लोगों के नाम हैं जो अब भी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आर्यन ने पेन ड्राइव ले ली। सूरज ने पहली बार पछतावे से कहा, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की। अगर हो सके तो उन परिवारों से मेरी माफ़ी मांग लेना। तभी दूर से एम्बुलेंस और पुलिस की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी आंखों में पहली बार हार साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा शायद 20 साल पुराना अंधेरा अब सचमुच खत्म होने वाला है। लेकिन पेन ड्राइव पर एक लाल रंग की फाइल चमक रही थी। उसका नाम था फाइल एक्स, केवल आर्यन सिंह के लिए। आर्यन ने उसे अभी नहीं खोला। उसने बस धीरे से कहा, शायद कहानी का आखिरी सच अभी बाकी है। स्काई ब्रिज की घटना के 2 दिन बाद सिंह हवेली में फिर शांति लौट आई थी। सूरज मेहरा पुलिस की हिरासत में था। मीडिया में उसकी गिरफ्तारी की खबरें छाई हुई थीं। लेकिन आर्यन के मन में एक ही सवाल था, फाइल एक्स में क्या है। रात के 11 बजे आर्यन अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। उसने लैपटॉप खोला और पेन ड्राइव लगाए। स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, पासवर्ड दर्ज करें। आर्यन ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार पासवर्ड गलत निकला। तभी उसे अपनी मां का दिया हुआ पुराना चांदी का लॉकेट याद आया। उसके पीछे एक तारीख खुदी थी। आर्यन ने वही तारीख पासवर्ड के रूप में लिखी, एक्सेस ग्रांटेड। स्क्रीन खुल गई। एक वीडियो चलने लगा। इस बार उसमें आर्यन के पिता दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है। आर्यन की आंखें नम हो गईं। वीडियो में उनके पिता आगे बोले, बेटा याद रखना, हमारी सबसे बड़ी ताकत कभी दौलत या शक्ति नहीं थी। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा सच और एकता थी। इसके बाद स्क्रीन पर कई गुप्त दस्तावेज दिखाई दिए। उनमें ब्लैक स्कॉर्पियन के बचे हुए नेटवर्क की जानकारी थी। लेकिन सबसे आखिरी फोल्डर का नाम देखकर आर्यन चौंक गया, लेगेसी। उसने फोल्डर खोला। अंदर सिर्फ एक पत्र था। उसमें लिखा था, अगर ब्लैक स्कॉर्पियन का अंत हो चुका है तो अब बदले की नहीं, बदलाव की शुरुआत करो। अपने परिवार के नाम पर स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनाओ। यही हमारी असली जीत होगी। आर्यन ने पत्र पढ़कर गहरी सांस ली। उसी समय काजल कमरे में आई। क्या लिखा है? आर्यन मुस्कुराया। अब लड़ाई खत्म हो गई है। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। काजल ने उसका हाथ थाम लिया। और हम ये जिम्मेदारी साथ निभाएंगे। अगली सुबह स्कूल के मैदान में सैकड़ों बच्चे जमा थे। आर्यन मंच पर खड़ा हुआ। उसने कहा, आज से हम सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए काम करेंगे जिसे एक बेहतर भविष्य चाहिए।
पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आरव, आदित्य, काजल, राजवीर सिंह और पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। दूर आसमान में सूरज की पहली किरण चमकी। ऐसा लगा जैसे अंधेरे पर रोशनी की जीत हमेशा के लिए हो गई हो। कहानी खत्म नहीं हुई थी। 6 महीने बाद आर्यन के बनाए सिंह फाउंडेशन स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे थे। नया अस्पताल भी बन चुका था और अनाथालय का निर्माण अंतिम चरण में था। पूरे शहर में आर्यन और उसके परिवार की तारीफ हो रही थी। एक शाम आर्यन, काजल और आरव स्कूल के बगीचे में बच्चों के साथ समय बिता रहे थे। एक छोटा बच्चा दौड़कर आर्यन के पास आया। सर, आपके लिए एक पार्सल आया है। आर्यन ने पार्सल खोला। अंदर एक शतरंज का काला राजा ब्लैक किंग रखा था। साथ में एक चिट्ठी थी। एक खेल खत्म हुआ है, दूसरा शुरू होने वाला है। इस बार दुश्मन सामने नहीं, तुम्हारे सबसे करीब होगा। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक निशान बना था, ब्लैक किंग। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। उसी रात शहर के बाहर एक आलीशान बंगले में कुछ लोग एक गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। कमरे की दीवार पर दुनिया का बड़ा नक्शा लगा था। एक व्यक्ति अंधेरे में बैठा था। उसने कहा, ब्लैक स्कॉर्पियन खत्म, ब्लैक ईगल खत्म, अब हमारी बारी है। दूसरा आदमी बोला, सर, आर्यन अब पहले से ज्यादा मजबूत है। वह रहस्यमयी व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार होता है। उसने मेज पर आर्यन और उसके परिवार की तस्वीर रखी। फिर धीरे से कहा, अब खेल शतरंज की तरह खेला जाएगा। और पहला मोहरा चल चुका है। कमरे की लाइट बंद हो गई। अगली सुबह आर्यन को एक और खबर मिली। सिंह फाउंडेशन के बैंक खाते से 50 करोड़ रुपये गायब हो चुके थे। लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में सारे ट्रांसफर आर्यन के डिजिटल हस्ताक्षर से किए गए थे। आरव हैरान रह गया। भाई, ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने धीरे से कहा, किसी ने सिर्फ हमारे पैसे नहीं चुराए, उद्धरण चिन्ह ... हमारी पहचान भी चुरानी शुरू कर दी है। कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सुबह के 8 बजे सिंह फाउंडेशन के मुख्य कार्यालय के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, सिंह फाउंडेशन से 50 करोड़ रुपए का घोटाला। क्या आर्यन सिंह ही मास्टरमाइंड है? पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे थे। आर्यन बिना कुछ बोले अंदर चला गया। कॉन्फ्रेंस रूम में आरव, काजल, आदित्य और फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद थी। बैंक के अधिकारियों ने कहा, सभी ट्रांजैक्शन आपके डिजिटल सिग्नेचर और अधिकृत सिस्टम से किए गए हैं। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, अगर मैंने नहीं किया तो किसी ने मेरी पहचान की नकल की है। इंस्पेक्टर शर्मा ने जवाब दिया, हम साइबर क्राइम टीम को बुला चुके हैं। कुछ देर बाद साइबर विशेषज्ञ रिया सेन वहां पहुंची। उसने सबक की जांच शुरू की। करीब 1 घंटे बाद उसने कहा, यह साधारण हैकिंग नहीं है। जिसने ये किया है उसे आपकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी थी। आर्यन ने पूछा, मतलब अंदर का कोई आदमी? रिया ने कहा, संभव है, लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकती। उसी समय ऑफिस के रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने सिर्फ एक लिफाफा छोड़ा और बिना नाम बताए चला गया। लिफाफा खोलते ही सब चौंक गए। अंदर एक शतरंज का काला घोड़ा ब्लैक नाइट बना था। नीचे लिखा था, राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता, अब अगली चाल घोड़े की होगी। शाम होते होते पुलिस ने आर्यन से पूछताछ के लिए औपचारिक नोटिस जारी किया। हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन शहर में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ दानदाताओं ने फाउंडेशन को अपना सहयोग रोक दिया। बच्चों के स्कूल पर भी असर पड़ने लगा। काजल ने उदास होकर कहा, जिस संस्था को हमने लोगों की मदद के लिए बनाया था, वही अब मुश्किल में है। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, हम सच साबित करेंगे। रात को रिया सबक के पुराने लॉग फिर से देख रही थी। अचानक उसे एक छिपी हुई फाइल मिली। फाइल का नाम था night_move_01। उसने फाइल खोली, लेकिन उसके खुलते ही स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश चमका, स्वागत है रिया, तुम उम्मीद से ज्यादा तेज निकली। और अगले ही पल पूरा कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। रिया ने घबराकर कहा, यह कोई साधारण हैकर नहीं, उद्धरण चिन्ह ... ये हमसे कई कदम आगे चल रहा है। दूर कहीं एक अंधेरे कमरे में बैठा रहस्यमयी व्यक्ति शतरंज की बिसात पर काला घोड़ा आगे बढ़ाता है और मुस्कुराकर कहता है, अब असली खेल शुरू हुआ। अगली सुबह रिया पूरी रात जागकर साइबर सबक की जांच कर रही थी। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक छिपा हुआ डिजिटल रास्ता दिखाई दिया। उसने तुरंत आर्यन को फोन किया, आर्यन, मुझे एक बड़ा सुराग मिला है। क्या 50 करोड़ की रकम एक ही खाते में नहीं गई, उसे 100 अलग अलग खातों में बांट दिया गया है। आर्यन चौंक गया, मतलब किसी ने पहले से पूरी योजना बनाई थी। कुछ देर बाद आर्यन, आरव, काजल और इंस्पेक्टर शर्मा साइबर लैब पहुंच गए। रिया ने स्क्रीन पर नक्शा दिखाया। हर खाता अलग अलग देश से जुड़ा हुआ था, लेकिन सभी ट्रांजैक्शन आखिर में एक ही गुप्त सर्वर पर जाकर मिल रहे थे। सर्वर का नाम था ब्लैक किंग नोड। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने कहा, अगर मैं इस सर्वर में घुस गई तो हमें ब्लैक किंग की पहचान मिल सकती है।
इंस्पेक्टर शर्मा ने चेतावनी दी, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। रिया मुस्कुराए, कोशिश तो करनी ही होगी। उसने सिस्टम में प्रवेश शुरू किया। स्क्रीन पर तेजी से कोड चलने लगा। 10%, 35%, 62%, 89%। अचानक पूरी लैब की बिजली चली गई। कुछ सेकंड बाद बैकअप पावर चालू हुई, लेकिन रिया का कंप्यूटर पूरी तरह खाली था। सारा डेटा मिट चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश चमक रहा था, मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश मत करो, ब्लैक किंग। उसी समय आरव के मोबाइल पर एक वीडियो आया। वीडियो में एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, आर्यन, तुम हमेशा अपने परिवार को बचाने की बात करते हो, अब अपने दोस्तों को भी बचा कर दिखाओ। वीडियो अचानक बंद हो गया। सब घबरा गए, इसका क्या मतलब है? तभी रिया की कुर्सी खाली मिली। उसका फ़ोन मेज़ पर पड़ा था, लेकिन रिया वहाँ नहीं थी। काजल घबरा कर बोली, रिया कहाँ गई? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूरे भवन की तलाशी का आदेश दिया, लेकिन रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। दूर एक अंधेरी जगह पर रिया की आंखें खुलीं। वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। सामने एक विशाल शतरंज की बिसात बनी थी। अंधेरे से एक आवाज़ आए, खेल में स्वागत है रिया। रिया ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ हंसी, तारांकन तारांकन, मैं वह खिलाड़ी हूँ, उद्धरण चिन्ह ... जिसे दुनिया ब्लैक किंग के नाम से जानती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन ब्लैक किंग का चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा रहता है। रिया के गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। सिंह फाउंडेशन के ऑफिस में हर कोई परेशान था। आर्यन बार बार रिया का फ़ोन मिलाता, लेकिन हर बार फ़ोन बंद मिलता। अचानक ऑफिस की बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर फिर वही काला शतरंज का राजा दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद ब्लैक किंग की बदली हुई आवाज़ गूंजी, आर्यन, तुम्हारी पहली चाल का समय आ गया है। आर्यन ने गुस्से में कहा, रिया कहाँ है? ब्लैक किंग हंसा, वह जिंदा है, लेकिन कब तक रहेगी ये तुम्हारे फैसले पर निर्भर करता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ब्लैक किंग बोला, मेरी पहली शर्त बहुत आसान है, आज शाम 6 बजे तक सिंह फाउंडेशन के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दो और घोषणा करो कि संस्था अगले 1 महीने तक कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेगी। आरव गुस्से में बोला, ये तो हजारों बच्चों और मरीजों की मदद रोक देगा। ब्लैक किंग शांत स्वर में बोला, एक संस्था या एक इंसान, चुनाव तुम्हारा है। स्क्रीन बंद हो गई। काजल ने धीरे से कहा, अगर हमने उसकी बात मानी तो लोग परेशान होंगे। आदित्य बोला, और अगर नहीं मानी तो रिया की जान खतरे में पड़ सकती है। आर्यन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वह पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। शाम के 5:45 आर्यन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सभी पत्रकार मौजूद थे। उसने माइक उठाया, कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, आज से सिंह फाउंडेशन के सभी वित्तीय लेन देन अस्थायी रूप से रोक दिए जाते हैं। पूरा हॉल हैरानी से भर गया। पत्रकार लगातार सवाल पूछने लगे, लेकिन आर्यन बिना जवाब दिए मंच से उतर गया। ठीक 6 बजे आर्यन के फ़ोन पर एक नया संदेश आया। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। रिया जिंदा थी, उसके हाथ खुले हुए थे और वह सुरक्षित दिखाई दे रही थी। नीचे लिखा था, तुमने पहली चाल सही चली, अब दूसरी चाल के लिए तैयार रहो। उसी समय रिया ने जिस कमरे में खुद को पाया था, वहां दीवार पर एक नक्शा बना था। उसने ध्यान से देखा। नक्शे के एक कोने में लाल रंग से एक स्थान घेरा हुआ था, ब्लैक फोर्ट। रिया ने मन ही मन सोचा, यही शायद इस खेल का असली अड्डा है। उसने कमरे में पड़े एक छोटे धातु के टुकड़े से अपनी कुर्सी की रस्सी काटनी शुरू कर दी। शायद अब बचने की उम्मीद पैदा हो चुकी थी। रात के 11 बजे रिया ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी की रस्सियां काट दी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाए। कमरे के बाहर 2 हथियारबंद गार्ड पहरा दे रहे थे। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। रिया ने गहरी सांस ली, यही मौका है। वह चुपचाप बाहर निकली। ब्लैक फोर्ट एक विशाल भूमिगत किला था। लंबे लंबे गलियारे, हर जगह सीसीटीवी कैमरे और काले कपड़ों में सुरक्षा गार्ड। रिया दीवार के सहारे छिपते हुए आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे एक कंट्रोल रूम दिखाई दिया। अंदर कई कंप्यूटर स्क्रीन चल रही थीं। एक स्क्रीन पर आर्यन और उसके परिवार की लाइव निगरानी दिखाई दे रही थी। रिया समझ गई, ब्लैक किंग हर पल हम पर नज़र रख रहा है। उसने जल्दी से एक छोटा सा पेन ड्राइव सिस्टम में लगा दिया। उसमें कुछ ज़रूरी डेटा कॉपी होने लगा। 10%, 40%, 75%। तभी एक गार्ड ने पीछे से आवाज़ लगाए, रुको। रिया तुरंत भागने लगी। पूरे किले में सायरन बज उठा। वून वून वून। उधर सिंह हवेली में आर्यन के मोबाइल पर फिर एक कॉल आया। ब्लैक किंग की आवाज़ थी, बहुत अच्छा आर्यन, लेकिन तुम्हारी दोस्त नियम तोड़ रही है। आर्यन चौंक गया, रिया कहाँ है? ब्लैक किंग हंसा, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल सुबह ठीक 9 बजे पुराने क्लॉक टॉवर पर अकेले आना। अगर किसी और को साथ लाए तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। कॉल कट गया। उधर रिया दौड़ते दौड़ते एक बंद दरवाजे तक पहुंची।
दरवाज़ा खोलते ही वह एक बड़े हॉल में पहुंची। हॉल के बीचों बीच एक विशाल शतरंज की बिसात बनी थी और उसके सामने एक ऊंची कुर्सी पर कोई बैठा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था। उसने धीरे से ताली बजाई। शाबाश रिया, तुम यहाँ तक पहुँच गई। रिया ने साहस से कहा, तुम्हारा खेल अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया, खेल अभी शुरू हुआ है। उसने हाथ उठाया, पूरे हॉल की लाइटें एक साथ जल उठीं। रिया ने पहली बार उसकी परछाई साफ देखी, लेकिन चेहरा फिर भी रोशनी से छिपा रहा। वह धीरे से बोला, कल आर्यन भी यहीं होगा और तब खेल का अगला अध्याय शुरू होगा। रिया ने अपनी जेब में छिपा पेन ड्राइव कसकर पकड़ लिया। उसे उम्मीद थी इसमें शायद ब्लैक किंग को हराने की पहली असली कुंजी छिपी हो। सुबह के ठीक 9 बजे पुराना क्लॉक टॉवर हल्के कोहरे से ढका हुआ था। आर्यन अपनी कार से उतरा। उसने चारों ओर देखा, पूरी जगह सुनसान थी। उसे ब्लैक किंग की चेतावनी याद थी, अकेले आना, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आरव, काजल और इंस्पेक्टर शर्मा दूर से उसकी सुरक्षा पर नजर रख रहे थे। आर्यन टॉवर के अंदर दाखिल हुआ। पुरानी घड़ी की टिक 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 पूरे हॉल में गूंज रही थी। अचानक स्पीकर से ब्लैक किंग की आवाज़ सुनाई दी, स्वागत है आर्यन, तुम समय के पाबंद हो, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। आर्यन ने गुस्से में कहा, रिया कहाँ है? ब्लैक किंग बोला, जल्द ही मिलोगे, लेकिन पहले एक परीक्षा। अचानक टॉवर की दीवार घूमी और एक गुप्त कमरा खुल गया। उस कमरे में 3 दरवाजे थे। उन पर लिखा था, सच, विश्वास, बलिदान। ब्लैक किंग बोला, इन 3 दरवाजों में से सिर्फ एक तुम्हें आगे ले जाएगा। गलत दरवाज़ा चुना तो पूरा टॉवर लॉक हो जाएगा। आर्यन ने तीनों दरवाजों को ध्यान से देखा। उसे अपने पिता की बात याद आई, सच्चाई बिना विश्वास के अधूरी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीत सही समय पर दिए गए बलिदान से मिलती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने विश्वास वाला दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुल गया। ब्लैक किंग की आवाज़ आई, बहुत बढ़िया, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। उधर ब्लैक फोर्ट में रिया को मौका मिल गया। उसने गार्डों की नज़र बचाकर वह पेन ड्राइव अपने जूते के अंदर छिपा लिया। तभी उसे एक छोटी खिड़की दिखाई दी। वह किसी तरह बाहर निकल गई, लेकिन बाहर घना जंगल था और उसके पीछे कई गार्ड उसका पीछा कर रहे थे। इसी बीच काजल ने दूरबीन से देखा कि क्लॉक टॉवर की छत पर एक स्नाइपर अपनी पोजीशन ले चुका है। उसने तुरंत वायरलेस पर कहा, आर्यन खतरे में है। आरव बिना एक पल गनवाए टॉवर की ओर दौड़ा। उसी क्षण धाया एक गोली चली। गोली सीधे आर्यन की ओर बढ़ी, लेकिन आखिरी क्षण में किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। गोली दीवार में जा धंसी। आर्यन ने मुड़कर देखा। उसे बचाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, विराज था। विराज जिंदा था। आर्यन हैरानी से बोला, आप जिंदा हैं? विराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, अभी बहुत सारे सच बाकी हैं आर्यन। उसी समय टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल से ब्लैक किंग की धीमी हंसी गूंज उठी। अब खेल और भी दिलचस्प होगा। गोली चलने के बाद पूरे क्लॉक टॉवर में अफरा तफरी मच गई। आरव और इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत ऊपर की मंजिलों की ओर दौड़े, लेकिन स्नाइपर पहले ही भाग चुका था। आर्यन की नज़र सिर्फ विराज पर थी। आप जिंदा कैसे हैं? विराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस दिन हवाई अड्डे पर जो विस्फोट हुआ था वह मेरी मौत नहीं, मेरी गुमशुदगी की शुरुआत थी। सब लोग टॉवर के एक सुरक्षित कमरे में पहुंचे। विराज ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। ब्लैक किंग को पता चल गया था कि मैं उसका असली चेहरा जानता हूं, इसलिए उसने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। मैं बच गया, लेकिन मुझे छिपकर रहना पड़ा। आर्यन ने पूछा, क्या आप उसकी पहचान जानते हैं? विराज कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ, लेकिन अगर मैं अभी नाम बता दूं तो उसके लोग हम सब तक पहुंच जाएंगे। उसी समय जंगल में भागती हुई रिया एक नदी के किनारे पहुंच गई। पीछे से गार्डों की आवाज़ें आ रही थीं। उसने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव उसे दूर तक बहाकर ले गया। कुछ देर बाद वह नदी के दूसरे किनारे पहुंची, थकी हुई लेकिन सुरक्षित। उसने जूते में छिपा पेन ड्राइव निकाला। बस यही उम्मीद है। दूसरी ओर ब्लैक किंग अपने कंट्रोल रूम में बैठा था। एक गार्ड ने कहा, सर, रिया भाग गई। कुछ क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर ब्लैक किंग मुस्कुराया, उसे भागने दो। गार्ड हैरान रह गया, लेकिन सर, उसके पास डेटा है। ब्लैक किंग ने शतरंज का एक मोहरा उठाया। जो डेटा उसने लिया है वह वही है जो मैं चाहता था कि वह ले जाए। गार्ड चौंक गया। मतलब? ब्लैक किंग बोला, कभी कभी दुश्मन को जीतने का भ्रम देना सबसे बड़ी जीत होती है। शाम को रिया किसी तरह सिंह हवेली पहुंची। काजल उसे देखकर खुशी से गले लग गई। आर्यन ने तुरंत पूछा, क्या मिला? रिया ने पेन ड्राइव मेज पर रखा। शायद ब्लैक किंग की पूरी सच्चाई। सभी लोग लैपटॉप के सामने बैठ गए। आर्यन ने पेन ड्राइव लगाया। स्क्रीन खुली, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही वीडियो था। वीडियो में ब्लैक किंग दिखाई दिया। इस बार वह पहली बार कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी काले शीशे वाला मास्क था।
उसने कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। वीडियो अचानक रुक गया और स्क्रीन पर एक नई लोकेशन चमकी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। नीचे लिखा था, यहीं होगा अंतिम खेल। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीरे से कहा, अब इस खेल का अंत होगा। अगली सुबह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बनी रॉयल ऑब्जर्वेटरी बादलों से घिरी हुई थी। आर्यन, आरव, काजल, रिया, आदित्य, विराज और इंस्पेक्टर शर्मा वहां पहुंचे। विशाल लोहे का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर लगे स्पीकर से ब्लैक किंग की आवाज गूंजी, स्वागत है, तुम सबने यहां तक पहुंचकर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य प्रतिद्वंद्वी हो। टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ी। अचानक धड़ाम, उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। फर्श पर लगी लाइटें जल उठीं। सामने एक विशाल शतरंज की बिसात बनी थी। उसके बीच में 7 गोल निशान थे। ब्लैक किंग बोला, इस खेल में ताकत नहीं, भरोसा जीतेगा। तुम सबको अपने अपने स्थान पर खड़ा होना होगा। सबने वैसा ही किया। जैसे ही 7 अपने स्थान पर खड़े हुए, बिसात चमकने लगी। अचानक दीवार पर 7 स्क्रीन जल उठीं। हर स्क्रीन पर टीम के एक सदस्य का अतीत दिख रहा था। आर्यन के पिता आरव का बचपन, काजल के संघर्ष, रिया की पुरानी असफलताएं, आदित्य के पिता वीरेन, विराज की गलतियां और इंस्पेक्टर शर्मा का अधूरा मिशन। ब्लैक किंग बोला, जो अपने अतीत से भागता है वह भविष्य नहीं बदल सकता। तभी कमरे के बीच एक धातु का बॉक्स ऊपर आया। उसमें एक पुरानी चाबी रखी थी, साथ में एक पर्ची। सिर्फ एक व्यक्ति यह चाबी उठा सकता है। आर्यन आगे बढ़ा, लेकिन विराज ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं, इस बार यह काम आदित्य करेगा। आदित्य हैरान रह गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने चाबी उठाई, कुछ नहीं हुआ। अचानक पूरे कमरे की लाल चेतावनी लाइटें हरी हो गईं। ब्लैक किंग की आवाज आई, सही चुनाव, तुमने बदले की जगह विश्वास चुना। उसी समय ऑब्जर्वेटरी की सबसे ऊपरी मंजिल का दरवाजा खुल गया। एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के अंत में एक अकेली कुर्सी रखी थी। उस पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वह व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने अपना काला कोट ठीक किया, फिर अपने चेहरे पर लगा मास्क पकड़ लिया। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। ब्लैक किंग बोला, 20 साल से तुम सब जिस चेहरे को ढूंढ रहे थे वह आज तुम्हारे सामने होगा। उसने मास्क उतारना शुरू किया, लेकिन उसी क्षण पूरी इमारत की बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद रोशनी लौटी। कुर्सी खाली थी। ब्लैक किंग गायब हो चुका था, लेकिन कुर्सी पर एक लिफाफा रखा था। आर्यन ने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर मुझे हराना है तो पहले खुद को समझना होगा। नीचे हस्ताक्षर था, ब्लैक किंग। आर्यन ने लिफाफा बंद किया। वह समझ गया, अंतिम मुकाबला अब बहुत करीब है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी में गहरा सन्नाटा था। आर्यन ने लिफाफा फिर से खोला। अंदर एक और छोटी सी चाबी थी। उस पर लिखा था, कमरा 108। विराज ने धीरे से कहा, ऑब्जर्वेटरी में एक पुराना रिकॉर्ड रूम है, शायद वही कमरा। सभी लोग तेजी से वहां पहुंचे। कमरा 108 का दरवाजा वर्षों से बंद था। आदित्य ने चाबी ताले में लगाए। टक, दरवाजा खुल गया। अंदर धूल से भरा एक कमरा था। दीवारों पर सैकड़ों फाइलें रखी थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना प्रोजेक्टर रखा था। जैसे ही आर्यन ने उसे चालू किया, स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। इस बार ब्लैक किंग बिना मास्क के दिखाई दिया। वह लगभग 50 वर्ष का एक गंभीर व्यक्ति था। उसने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके हो। कमरे में सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। वह आगे बोला, मेरा असली नाम कबीर है। मैं कभी ऑपरेशन फीनिक्स की सुरक्षा टीम का हिस्सा था। मैंने अपने परिवार को उसी षड्यंत्र में खो दिया जिसने तुम्हारे परिवार को तोड़ा। आर्यन चौंक गया, तो तुम बदला लेना चाहते थे? वीडियो में कबीर ने सिर हिलाया। शुरुआत में हाँ, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि असली दुश्मन लोग नहीं, लालच और सत्ता की भूख थी। तभी वीडियो अचानक रुक गया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। स्पीकर से एक परिचित आवाज आई, वीडियो अधूरा है क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना काला मास्क उतारा। सामने वही चेहरा था, कबीर। अब वह किसी स्क्रीन पर नहीं, उनके सामने खड़ा था। आर्यन ने पूछा, अगर तुम हमें मारना चाहते तो पहले ही मार सकते थे। कबीर ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं ये देखना चाहता था कि क्या इस दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं, उद्धरण चिन्ह ... जो सच के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर सकते हैं। तभी ऑब्जर्वेटरी के बाहर जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम, पूरी इमारत हिल गई। एक सुरक्षा गार्ड भागता हुआ अंदर आया। सर, बाहर हथियारबंद लोग ऑब्जर्वेटरी पर हमला कर रहे हैं। कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। दर्जनों काली गाड़ियां परिसर में घुस चुकी थीं। कबीर धीरे से बोला, वे आ गए। आर्यन ने पूछा, कौन?
कबीर ने जवाब दिया, वही लोग जिनके खिलाफ मैं इतने सालों से अकेला लड़ रहा था। उसने पहली बार अपना हाथ आर्यन की ओर बढ़ाया। तारानकन, अगर दुनिया को बचाना है तो इस बार हमें साथ लड़ना होगा। आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर उसका हाथ थाम लिया। दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। अब सामने एक और भी बड़ा खतरा खड़ा था। ऑब्जर्वेटरी के बाहर गोलियों की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। धाया धाया धाया, कांच की खिड़कियां टूटने लगीं। आर्यन ने तुरंत सभी को सुरक्षित जगह पर जाने का इशारा किया। कबीर ने दीवार पर लगा एक गुप्त बटन दबाया। घर्र, फर्श का एक हिस्सा खुला और वहां से एक सुरक्षित रास्ता दिखाई दिया। कबीर बोला, ये रास्ता कंट्रोल रूम तक जाता है। अगर वे वहां पहुंच गए तो पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथ में चली जाएगी। आर्यन ने बिना देर किए कहा, हम उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। बाहर काली वर्दी पहने दर्जनों हमलावर ऑब्जर्वेटरी को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी वर्दी पर एक नया निशान बना था, लाल रंग का फीनिक्स। आदित्य ने हैरानी से कहा, ये ब्लैक स्कॉर्पियन के लोग नहीं हैं। कबीर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं, यह उससे भी ज्यादा खतरनाक संगठन है, रेड फीनिक्स। उसी समय उनका नेता आगे बढ़ा। उसने लाउडस्पीकर पर कहा, कबीर, 20 साल तक छिपते रहे, अब बाहर आ जाओ। कबीर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यही लोग मेरे परिवार की मौत के जिम्मेदार हैं। आर्यन ने उसका कंधा पकड़ा, इस बार तुम अकेले नहीं हो। इंस्पेक्टर शर्मा ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सभी संचार लाइनें बंद थीं। रिया ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। किसी ने पूरे नेटवर्क को जाम कर दिया है। आरव बोला, मतलब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, मुख्य दरवाज़ा टूट गया। रेड फीनिक्स के लोग अंदर घुस आए। ऑब्जर्वेटरी के गलियारों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। आर्यन और आरव मिलकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने लगे। काजल घायलों की मदद कर रही थी। रिया कंट्रोल रूम की ओर दौड़ी ताकि सुरक्षा सिस्टम दोबारा चालू कर सके। इसी बीच रेड फीनिक्स का नेता धीरे धीरे अंदर आया। उसका चेहरा धातु के लाल मास्क से ढका हुआ था। उसने कबीर की ओर देखकर कहा, तुमने ब्लैक किंग का खेल खत्म कर दिया, अब रेड फीनिक्स का राज शुरू होगा। कबीर ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, तारानकन, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारा राज कभी शुरू नहीं होगा। दोनों आमने सामने खड़े थे। पूरे हॉल में तनाव फैल गया। युद्ध की पहली टक्कर होने ही वाली थी। ऑब्जर्वेटरी का मुख्य हॉल, चारों ओर धुआं, टूटे हुए शीशे और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। रेड फीनिक्स का नेता धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना लाल मास्क उतारा। सभी की सांसें थम गईं। उसका नाम था अर्जुन राठौड़। कबीर उसे देखते ही चौंक गया। अर्जुन, तुम? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ कबीर, जिसे तुमने 20 साल पहले मरा हुआ समझ लिया था, वह आज तुम्हारे सामने खड़ा है। आर्यन ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? अर्जुन ने पूरे हॉल की ओर देखते हुए कहा, दुनिया पर राज नहीं, मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली डिजिटल सुरक्षा प्रणाली पर नियंत्रण चाहता हूँ। उसने दीवार पर लगे एक विशाल सर्वर की ओर इशारा किया। इस ऑब्जर्वेटरी के नीचे एक पुराना डेटा वॉल्ट है। उसमें ऐसे गुप्त रिकॉर्ड हैं जिन्हें गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। रिया कंट्रोल रूम में पहुंच चुकी थी। उसने सुरक्षा प्रणाली चालू करने की कोशिश की। अचानक स्क्रीन पर संदेश आया, मास्टर एक्सेस के लिए 2 कुंजियां आवश्यक हैं। कबीर ने कहा, एक कुंजी मेरे पास है। आर्यन ने जेब से वह पुरानी चाबी निकाली जो कमरा 108 से मिली थी। और दूसरी, हमारे पास। अब सभी को समझ आ गया कि ब्लैक किंग ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था। अर्जुन जोर से हंसा, बहुत देर हो चुकी है। उसने अपनी घड़ी का बटन दबाया। ऑब्जर्वेटरी के नीचे लगा टाइमर चालू हो गया। 30:00 पूरे परिसर में अलार्म बजने लगा। 30 मिनट बाद डेटा वॉल्ट हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आर्यन ने टीम की ओर देखा। हम 2 हिस्सों में बंटेंगे। रिया और इंस्पेक्टर शर्मा कंट्रोल रूम जाएंगे। मैं, कबीर, आरव और आदित्य अर्जुन को रोकेंगे। काजल घायलों को सुरक्षित रास्ते से बाहर ले जाने लगी। भीषण संघर्ष शुरू हो गया। आर्यन और अर्जुन आमने सामने आ गए। अर्जुन बोला, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, जीत किसी एक इंसान की नहीं होती, जीत हमेशा सच की होती है। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और उसी पल टाइमर पर समय घटकर 29:12 रह गया। पूरी ऑब्जर्वेटरी कांपने लगी। समय बहुत कम था और असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही रोमांटिक, दिल छू लेने वाली और नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।